किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कृषि समाचारों के आज के इस अंक में। सबसे पहले नजर डालते हैं प्रमुख सुर्खियों पर। फसलों की बुवाई का रकबा बढ़ा, दलहन का बोनस और बफर स्टॉक बढ़ाने की तैयारी। भारत सरकार ने उर्वरकों की कीमतों में कमी करने को कहा। उत्तर प्रदेश के खेतों की सेहत सुधारेगा विश्व बैंक, इफको भी देगा किसानों को ऋण। जल संरक्षण के लिए जल पंचायत, बुंदेलखंड में होगी सुपर फूड की खेती और लखनऊ में होगा हर महीने के तीसरे बुधवार को किसान दिवस। अब कृषि समाचार विस्तार से। देश भर में खरीफ फसलों की बुआई का रकबा पिछले साल की अपेक्षा बढ़ा है। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी एक विज्ञप्ति में गत 8 जुलाई को दिए गए आंकड़ों के अनुसार देश में इस अवधि तक खरीफ की कुल बुआई इस साल 559.76 लाख हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि पिछले साल ये आंकड़ा 548.38 लाख हेक्टेयर का था। 8 जुलाई तक दलहन की बुआई का रकबा 71.07 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया है, जबकि पिछले साल 51.12 लाख हेक्टेयर ही था। इसी प्रकार अन्य खाद्यान्नों की बुआई के क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है, जबकि अभी जुलाई महीना पूरा नहीं हुआ है। बुआई में तेजी और क्षेत्रफल में वृद्धि का कारण मानसून माना जा रहा है, जिससे किसानों में बुआई के प्रति उत्साह और खुशी है। भारत सरकार ने दलहनों की कीमत नियंत्रित करने के दृष्टिकोण से दलहन की खेती को प्रोत्साहित करने, उसका समर्थन मूल्य और बोनस बढ़ाने पर पुनर्विचार करने के लिए एक समिति गठित करने का निर्णय किया है। दलहन के बफर स्टॉक की सीमा को मौजूदा 8 लाख से 20 लाख टन तक बढ़ाते हुए दलहन उत्पादक देशों से आयात करने की संभावना को तलाशने का फैसला किया गया है। इसके लिए भारत सरकार की समिति दलहन पर एक दीर्घकालीन नीति तैयार करेगी, समर्थन मूल्य और बोनस बढ़ाने की संभावनाओं की तलाश करेगी। भारत सरकार ने पहले ही वर्ष 2016-17 के लिए दलहनी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि कर चुकी है। साथ ही लगभग 1.19 लाख टन अरहर के दाल की खरीद कर चुकी है और इसे राज्य सरकारों को 120 रुपए प्रति किलो की सब्सिडी प्राप्त दर पर खुदरा वितरण के लिए मुहैया करा रही है। सरकार का मानना है कि आगामी 2 से 3 महीनों में दलहन की कीमतों में गिरावट आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि इस वर्ष घरेलू उत्पादन लगभग 2 करोड़ टन होने की संभावना है। भारत सरकार ने निजी उर्वरक कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे भी सार्वजनिक उपक्रमों की तरह गैर यूरिया उर्वरकों की खुदरा कीमतों में जल्द से जल्द कमी लाए, नहीं तो उन्हें सरकार की तरफ से मिलने वाली सब्सिडी काट दी जाएगी। किसान भाइयों, आपको बताते चलें कि डीएपी पर यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट, म्यूरेट ऑफ पोटाश और एनपीके जैसे गैर यूरिया उर्वरकों पर से मूल्य नियंत्रण हटा लिया गया है। इन उर्वरकों के खुदरा मूल्य उर्वरक निर्माताओं द्वारा तय किए जाते हैं। भारत सरकार इन उर्वरक निर्माताओं को हर वर्ष एक निर्धारित सब्सिडी देती है। उर्वरक मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र और निजी दोनों तरह की उर्वरक कंपनियों को उर्वरक के कच्चे माल की वैश्विक मूल्यों में आई गिरावट का लाभ किसानों को देने का निर्णय दिया है। उल्लेखनीय है कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों ने उर्वरकों की कीमतों में कमी की है। रासायनिक उर्वरकों के असंतुलित प्रयोग से नष्ट हुई प्रदेश के खेतों की मिट्टी को सुधारने में विश्व बैंक सहायता करेगा। उत्तर प्रदेश में सफलतापूर्वक उसर सुधार परियोजना के वर्ष 2017 में समाप्त हो जाने के बाद मिट्टी सुधार योजना शुरू की जाएगी। पिछले दिनों उसर सुधार परियोजना का निरीक्षण करने आए विश्व बैंक के उच्च स्तरीय दल ने उसर सुधार की दिशा में हुए काम की तारीफ की। सूत्रों के अनुसार विश्व बैंक के प्रस्ताव पर प्रदेश में उच्च स्तर पर विचार विमर्श के बाद सहयोग पर सहमति बन चुकी है। उत्तर प्रदेश सरकार की इच्छा है कि जलवायु परिवर्तन से कृषि पर पड़ रहे दुष्प्रभाव को कम करने तथा मौसम अवरोधी फसलें तैयार करने में भी विश्व बैंक उत्तर प्रदेश की मदद करे। इफको यानी इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड ने देश के किसानों को 3 लाख तक आसान ऋण देने की योजना बनाई है। इस योजना के अंतर्गत किसान अपने ऋण उपकरणों जैसे ट्रैक्टर, ट्रॉली, सिंचाई पंप, थ्रेसर आदि के दस्तावेजों पर ऋण ले सकेगा। इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सबसे पहले राजस्थान में शुरू किया गया है। अगस्त माह से इस ऋण योजना को उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और उत्तराखंड जैसे प्रदेशों में भी शुरू किए जाने की संभावना जताई गई है। जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र में 650 से अधिक जल संरचनाओं यानी खेत, तालाब विकसित किया है। सरकार इसे प्रदेश के उन जिलों में भी लागू करने के प्रयास में है जिन जिलों में जल संकट है। अब हर गांव में जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए गांव में जल पंचायत का आयोजन किया जाएगा। इसके अंतर्गत ग्रामीणों से जल संरक्षण कार्यक्रमों का फीडबैक भी लिया जाएगा और गांव वालों की आवश्यकता के अनुसार योजनाएं बनाई जाएंगी। किसानों की आय दोगुना करने के लिए परंपरागत खेती के साथ खेती आधारित लघु कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए
क्लस्टर अप्रोच अपनाया जाएगा। उत्पादन से लेकर मार्केटिंग तक की सुविधा किसानों को मुहैया कराई जाएगी। बुंदेलखंड के किसानों की बदहाली दूर करने और आर्थिक स्थिति सुधारने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार यहां सुपर खेती को बढ़ावा देगी। इसके तहत यहां किनवा और चिया की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे बुंदेलखंड के किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। इससे किसानों को लागत का 5 गुना मुनाफा मिलेगा। पिछले रबी में किनवा की खेती के अच्छे परिणाम मिलने से उत्तर प्रदेश सरकार अब बुंदेलखंड के सभी जिलों में इस खेती को बढ़ावा देगी। किसान भाइयों, चिया मैक्सिकन साउथ अमेरिका की एक प्रचलित फसल है जो रबी और खरीफ दोनों सीजन में बोई जा सकती है। यह मूलतः तुलसी की प्रजाति की फसल है, जिसमें बड़े पैमाने पर फाइबर, प्रोटीन, ओमेगा फैटी एसिड, कैल्शियम, कॉपर सहित दूसरे मिनरल पाए जाते हैं। चिया से ओमेगा कैप्सूल भी बनाए जाते हैं, जो कि अब तक मछली से बनता था। इसकी खेती कम पानी में की जा सकती है। इसका औसत उत्पादन प्रति एकड़ 5 क्विंटल है, जबकि इसका बाजार मूल्य 1000 रुपए प्रति किलो है। लखनऊ के किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए अब हर महीने के तीसरे बुधवार को लखनऊ के विकास भवन सभागार में किसान दिवस मनाया जाएगा। इस किसान दिवस में किसानों के साथ कृषि वैज्ञानिक, बैंक, कृषि बीमा कंपनियों और कृषि से संबंधित दूसरे विभागों के अधिकारी कर्मचारी अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे। इसके अलावा इस अवसर पर किसानों को कृषि विभाग द्वारा संचालित किसानों के लिए लाभकारी योजना को भी बताया जाएगा, ताकि किसान उसका लाभ उठा सके। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि अपनी कृषि से संबंधित समस्याओं के लिए महीने के तीसरे बुधवार को किसान भवन अवश्य आएं। किसान भाइयों, कृषि समाचारों, खेती बाड़ी की समसामयिक जानकारियों के बाद अब ये जानकारी लेते हैं कुछ प्रमुख मंडियों के प्रमुख जिंसों के ताजा औसत भाव की। प्रदेश की विभिन्न मंडियों में गेहूं का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। सहारनपुर की मंडी में गेहूं 1670 रुपए प्रति क्विंटल, शाहजहांपुर की मंडी में 1650 रुपए, बरेली की मंडी में 1650 रुपए और बुलंदशहर की मंडी में 1630 रुपए प्रति क्विंटल रहा। चावल सहारनपुर की मंडी में 2390 रुपए प्रति क्विंटल, शाहजहांपुर में 2250 रुपए, बरेली में 2375 रुपए और बुलंदशहर में 2250 रुपए प्रति क्विंटल रहा। चना सहारनपुर की मंडी में 7720 रुपए प्रति क्विंटल, शाहजहांपुर में 7700 रुपए और बुलंदशहर में 7360 रुपए प्रति क्विंटल रहा। मक्का सहारनपुर की मंडी में 1715 रुपए प्रति क्विंटल और बुलंदशहर की मंडी में 1420 रुपए प्रति क्विंटल रहा। मसूर सहारनपुर की मंडी में 6700 रुपए प्रति क्विंटल और शाहजहांपुर की मंडी में 7300 रुपए प्रति क्विंटल रहा। किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार, समसामयिक कृषि कार्य और औसत मंडी भाव। कृषि दर्शन के अगले अंक में हम फिर आपके लिए लेकर आएंगे खेती बाड़ी से जुड़ी नई नई जानकारियाँ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में, बागवानी मिशन में, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी,
तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। कृषि समाचार के बाद एक बार पुनः आपका कृषि दर्शन कार्यक्रम में स्वागत है। बहनों भाइयों, कहते हैं कि जब बरसे तो बांधो क्यारी, बड़ा किसान जो हाथ कुदारी। कहने का अभिप्राय ये है कि खेती किसानी में भैया सतर्कता की बड़ी आवश्यकता होती है। हमें सदैव सतर्क रहना चाहिए, लेकिन सतर्क रहने के लिए सही जानकारी का होना भी बहुत आवश्यक है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम आपको जानकारी दिलवाने जा रहे हैं गन्ने में सामयिक कार्य, और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच में उपस्थित हैं उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद शाहजहांपुर के प्रसार अधिकारी डॉक्टर ब्रजराज सिंह चौहान। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि बरसात का मौसम चल रहा है, हमारे गन्ने की फसल खड़ी है, तो ऐसे में किस तरह के सामयिक कार्य हमारे किसान भाइयों को करने हैं? देखिए, किसान भाइयों को इस समय चाहिए कि जो फसल उनकी खड़ी हुई है उसमें बढ़वार के हिसाब से शरतकालीन गन्ना है या बसंतकालीन गन्ना है, अच्छी बढ़वार वाला है, बढ़वार हो चुकी है, तो ऐसी स्थिति में आगे आने वाले समय में बरसात होगी और मिट्टी में नमी ज़्यादा होने की संभावना निश्चित रहेंगी। तो फसल को गिरने से बचाने के लिए विशेष तौर से मिट्टी अगर नहीं चढ़ाई है तो मिट्टी चढ़ाने का कार्य जरूर करें, और मिट्टी इस हिसाब से चढ़ाएं कि अधिकतर मिट्टी गन्ने की जड़ों के संपर्क में रहे, गन्ने की जड़ के पास सटा के उसे लगाएं, जिससे गन्ने की पैर मजबूत होंगे तो गन्ना कम गिरेगा या नहीं गिरेगा। दूसरा, जब गन्ना और ज़्यादा बढ़ने की स्थिति में आता है तो उस पर बधाई करने की भी आवश्यकता होती है। तो किसान भाइयों को चाहिए कि प्रथम बधाई जब गन्ना सर के बराबर हो जाता है तो घुटने की ऊंचाई पर 2 या 3 गन्नों को अच्छी मजबूती के साथ बधाई करें, और जब गन्ना और ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो ऐसी स्थिति में जहाँ किसान भाई बेल्ट बांधते हैं नीचे से ज़मीन से करीब 1.5 मीटर ऊपर, वहाँ पर गन्ने के 2-2, 3-3 पहले से बंधे हुए झंडों को एक साथ बांधें। और तीसरी और अंतिम बधाई कैंची नुमा इस तरह से करें कि एक साइड के 2 झुंड और दूसरी साइड का 1 झुंड इस तरह से तिपाई या कैंची टाइप की बना देते हैं। तो कितनी भी तेज हवाएं चलती हैं गन्ना नहीं गिरता है। तो गन्ने को गिरने से बचाने का बहुत ज़्यादा इंतजाम करने की आवश्यकता है। किसान भाई खाद लगाते हैं, सब कुछ करते हैं और गन्ना बढ़ा लेते हैं, उसके बाद अगर गिर जाता है तो गिरा हुआ गन्ना न बीज के लायक रहता है और ना ही उसमें जो है चीनी का परता अच्छा आता है। और साथ ही जब कटाई करते हैं तो कटाई में बहुत व्यवधान आता है। गिरे हुए गन्ने में तमाम चूहे हैं और चीज़ें हैं जो क्षति पहुंचाती हैं, और जब गन्ना जमीन के संपर्क में आता है तो उसमें कल्ले फूटने लगते हैं। तो इसलिए गिरने से बचाना बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कि मिट्टी चढ़ाने की बात, तो मिट्टी चढ़ाने की सही तकनीक क्या है? गन्ने की 2 लाइनों के बीच में जो खाली जगह रहती है उसमें जो मिट्टी है उसको फावड़े की सहायता से, या अब बढ़वार के हिसाब से जब गन्ना टूटे नहीं, जिस हल से गन्ना बोया था उसी हल से गहरी फाल करके भी मिट्टी चढ़ाई जा सकती है। लेकिन इस समय वो समय नहीं है, क्योंकि गन्ना संभवतः अब उस बढ़वार से ज़्यादा है, अगर चढ़ाएंगे तो टूटेगा। तो इस समय कस्सी फावड़े से ही मिट्टी को चढ़ाया जा सकता है। तो फावड़े की सहायता से, कस्सी की सहायता से गन्ने की 2 लाइनों के बीच में जो मिट्टी है उसको फाड़ करके गन्ने की जड़ों में के संपर्क में ला दें और नीचे नाली बन जाएगी। तो जो बरसात का फालतू पानी है वो जल निकास का कार्य करेगा और उसमें नालियों में भरा रहेगा, जिससे गन्ने की जड़ों पर या गन्ने के संपर्क में नहीं आएगा, तो गन्ने को नुकसान भी नहीं होगा। हमारी फसल को रोग एवं कीट भी बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। बरसात जैसे ही आती है तो कीटों का आपतन शुरू हो जाता है, बीमारियों का आपतन शुरू हो जाता है। तो इस समय जो बेधक कीट हैं उन विशेष करके जो सूंडी वाले कीड़े हैं, चोटी बेधक नाम का एक कीट होता है, किसान भाई अच्छी तरह जानते हैं। गन्ने के ऊपर से अच्छा सूंडी आती है और उसको नुकसान कर देती है। यहाँ से ऊपर से आती है? हाँ, गन्ने की पत्ती से आती है, यहाँ से आती है और इस यहाँ पर आकर के छेद करती है और धीरे से घुस जाती है। ऐसे गन्ना में कनफरा टाइप का हो जाता है, गन्ना नहीं बनता है। तो उसकी रोकथाम के लिए अगर किसानों ने दवा डाल दी है तो ठीक है,
और गेहूं अगर देर से बोइए, क्योंकि ये जो कीड़ा है एक निश्चित समय पे आता है। अच्छा। इसलिए दवाई डालने का भी एक निश्चित समय है। अगर किसान भाइयों ने नहीं डाला है तो 2-4 दिन में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पर्याप्त खेत में नमी हो, 33 किलोग्राम दवा फ्यूराडान प्रति हेक्टेयर की दर से इसकी आवश्यकता पड़ती है। अगर दवा डाली है या नहीं डाली है, प्रिकॉशन बरतने के लिए, सावधानी बरतने के लिए, क्योंकि इस कीड़े की 5 पीढ़ियाँ आती हैं और गन्ना कटता है तब तक कोई न कोई पीढ़ी उसमें समायोजित रहती है। तो ये तीसरी, चौथी और 5वीं पीढ़ी के नियंत्रण के लिए हमारे यहाँ गन्ना शोध परिषद शाहजहांपुर पर ये ट्राइको कार्ड्स आप देख रहे हैं, काला काला रंग का ट्राइको कार्ड। हाँ, ये एक ट्राइको कार्ड, इस पूरे को ट्राइको कार्ड कहते हैं। जी। और इस पर जो अंडे चिपके हुए हैं ये परजीवी कीट हैं, जो सूंडी वाले कीड़े हैं गन्ना में, जो सूंडियां प्रभावित करती हैं, चोटी बेधक हो, चाहे गन्ना बेधक हो, चाहे पोरी बेधक हो, चाहे तना छेदक के नाम से किसान भाई जानते हैं। तो किसी भी हर सूंडी के नियंत्रण के लिए ये ट्राइको कार्ड जो है, एक कार्ड 1 एकड़ में पर्याप्त रहता है, जिस पर लगभग 20,000 अंडे चिपके रहते हैं। तो किसान भाई इसके 3 या 4 टुकड़े करके अपने 1 एकड़ खेत में जगह जगह पर पत्तियों में स्टेपल कर दें या धागे कांटे से बांध दें कहीं। तो इसमें से जो बच्चे निकलेंगे वो नुकसान करने वाली सूंडियों के अंडे जहाँ भी होंगे उनको पैरास्टाइज कर देंगे और उनमें से मित्र कीट निकलना शुरू हो जाएंगे और मतलब हानि होने की बजाय लाभ होना शुरू हो जाएगा। ये हमारे यहाँ गन्ना शोध परिषद शाहजहांपुर से वही में हम लोग बनाते हैं। तो किसान भाई इसका पूरा लाभ उठा सकते हैं। ये जुलाई के अंतिम सप्ताह में, फिर उसके 15 दिन बाद, फिर 15 दिन बाद, इस तरह से गन्ना कटाई तक 4 या 5 बार हमारे किसान भाई अगर लगाते रहेंगे तो ये जो गन्ना उनका कन्फर्रा हो जाता है, बढ़वार रुक जाती है, बंची टॉप टाइप का हो जाता है, उससे निजात पा सकते हैं। तो ये ट्राइको कार्ड बहुत अच्छी चीज है, इसको ध्यान देने की आवश्यकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, इस समय बरसात का मौसम, इस समय टिड्डा वगैरह भी हमारी फसल को बहुत नुकसान हाँ, पहली बरसात जैसे ही आती है तो टिड्डे जमीन से निकलते हैं, जिसे ग्रास होपर कहते हैं, और ये पहले खेतों की मेड़ों पर घास को खाते हैं। तो ज्यादा अच्छा होगा कि जहाँ अगर मेड़ों पर छोटे छोटे अगर फुदके दिखाई दे रहे हैं, कीड़े दिखाई दे रहे हैं, तो किसान भाई फैनुअल जो डस्ट आती है उसका बुरकाव मेड़ों पर कर देंगे तो उनका नियंत्रण वहीं हो जाएगा। अगर किसी वजह से शुरुआती अवस्था में मेड़ों पर ये नहीं कर पाए हैं या नहीं किए हैं और गन्ने की तरफ इसका आपतन होने शुरू हो गया है, तो इसके लिए यही दवा फैनुअल डस्ट जो है 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इस हिसाब से बुरकाई करें जिस हिसाब से किसान भाई पूरे खेत की एक हलाई डाल के जुताई करते हैं, ऐसे ही खेत की चारों तरफ बुरकाव करते चले जाएं और लास्ट में बीच में करें। तो जब किनारे से बुरकाव करते जाएंगे तो कीड़ा अंदर को चलता चला जाएगा और जैसे ही किसान अंदर को बुरकाव करेंगे तो कीड़ा फिर बाहर को आएगा। बाहर जब दवाई पहले से पड़ी होगी और वो एक्सरसाइज करके बार बार फुदक फुदक करके अंदर जाएगा तो उसकी खाने की इच्छा होगी और जैसे ही दवा युक्त गन्ने की पत्ती को जब वो च्युइंग करेगा, खाएगा, चबाएगा तो उसके पेट में दवा चली जाएगी और वो वहीं पे नष्ट हो जाएगा। तो ये दवा का डालने का तरीका भी बहुत जरूरी है। ऐसा ना करें कि एक तरफ से डालते चले जाएं तो पड़ोसी के खेत में वो निकलते चले जाएंगे, फिर 10 दिन बाद फिर वापस आ सकते हैं। तो दवा डालते समय ये विशेष तौर से ध्यान रखें कि चारों तरफ से खेत को घेर करके इस तरह से बुरकाव करें कीट को अंदर आ जाए। जहाँ तक बीमारियों का सवाल है, आजकल किसान भाइयों के खेतों में ये पोका बोइंग नाम की बीमारी देखने को मिल रही है। पोका बोइंग इसमें होता क्या है, ये बड़बार रुक जाती है, ये जो आप देख रहे हैं छोटा छोटा हो जाता है, पत्ती अपने आप ऐसी लगती है जैसे ब्लेड से काट दी गई है। हाँ, ऐसा लग रहा है, ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा होता नहीं, ये बीमारी की वजह से है। तो इसमें किसान भाई उनको कोई परेशानी होने की बात नहीं है। ये कॉपर ऑक्सीक्लोराइड एक दवा आती है जिसे किसान भाई अच्छी तरह जानते हैं, बाजार में मिलती है। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का 0.2% घोल बना करके 15 दिन के अंतराल पर 2 बार अगर खड़ी फसल में छिड़काव कर देंगे तो ये बीमारी स्वतः कंट्रोल हो जाएगी। और ये अक्सर कर चौड़ी पत्ती वालों में गन्नों में अधिक दिखाई दे रही है, तो किसान भाई इससे निजात पाने के लिए ये दब कर सकते हैं। दूसरा एक बीमारी और दिखाई दे रही है जिसे हम ग्रासी सूट या घासीय प्ररोह रोग कहते हैं। इसमें क्या होता है डॉक्टर साहब? गन्ने में एक्चुअल में ये झाड़ी जैसा बन जाता है, कल्ले निकलते रहते हैं, गन्ना बनता नहीं है। तो ये एक बीमारी है और इसमें जो पत्तियां हैं वो कभी कभी सफेद हो जाती हैं और इसका जो क्लोरोफिल है वो खत्म हो जाता है। कभी कभी क्लोरोफिल बना रहता है, हरी ग्रीन ग्रासी सूट भी होता है, पत्तियां हरी भी रहती हैं, लेकिन उसकी जो टेंडेंसी है या आदत है वो फुटाव लेने की है। गन्ना फुटाव ही लेता रहता है, गन्ना नहीं बनता। अच्छा, गन्ना नहीं बनता है वो, हाँ, फुटाव वगैरह होता है, कल्ले निकलते रहते हैं, फुटाव लेते हैं। ये एक बीमारी है
बीज जनित बीमारी है। तो किसान भाइयों के खेतों में अगर इस तरह के पौधे कहीं दिखाई देते हैं तो इसका निदान क्या है डॉक्टर साहब? निदान तो यह है कि बीज का चयन अच्छे ढंग से करें जी। और गर्म जल शोधन करा के ही गन्ने के बीज टुकड़ों की बुवाई करें, तो ये बीमारी नहीं आती है। लेकिन इस समय जो खन्ना खड़ा हुआ है उसमें यही उचित होगा कि जो जिन थानों में या जिन खेतों में गन्ने में इस तरह के लक्षण कहीं दिखाई दे रहे हैं तो उसको थान सहित मिट्टी सहित जमीन से खोद करके खेत से बाहर निकाल दें। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो वो फिर एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, और देखा होगा कि तमाम तरह के मच्छर और या कीट गन्ने के पत्तियों पर बैठते हैं, रस चूसते हैं, फिर अच्छे गन्ने पर चले जाते हैं। तो ऐसे कीट जो ऐसी बीमारी वाले पौधों पर बैठेंगे फिर इनका रस चूस करके दूसरे पर जाएंगे, तो उन कीटों के आवागमन की वजह से अच्छे गन्ने में भी ये बीमारी फैलने के चांस रहते हैं। तो ये ग्रासी सूट है, पोका बोइंग है, इनसे विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। डॉक्टर साहब, आपने इतनी उपयोगी जानकारी हमारे किसान बहन भाइयों को दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, मौसम समाचार में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। लखनऊ में पिछले 2-3 दिनों से बदली छाई रहने के बाद भी लोगों को उमस से राहत नहीं मिली। इस दौरान आसमान में बादल आते जाते रहे, कहीं कहीं छींटे और फुहारें भी पड़ी। इस दौरान धूप की तपिश से तापमान में वृद्धि हुई और लोग उमस भरी तपिश से परेशान रहे। कल भी आसमान में बादल छाए रहे लेकिन बरसे नहीं। इस दौरान वातावरण में नमी 98% तक पहुंच गई और अधिकतम तापमान 33.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के सूत्रों के अनुसार आज और कल लखनऊ सहित प्रदेश के दूसरे जिलों में बारिश के आसार हैं। आज प्रातः सुबह से लखनऊ और आसपास के इलाकों में अच्छी बारिश हुई है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मौसम पर आधारित कृषि परामर्श सेवाओं के अनुसार जिन किसान भाइयों की फसलें 15 से 20 दिन की हो गई हों, वे खरपतवार नियंत्रण के लिए निराई गुड़ाई करें, खेतों के मेड़ों को मजबूत बनाएं ताकि खेत में नमी संरक्षित हो सके। दलहनी फसलों, मक्का तथा सब्जियों में जल निकास का प्रबंध करें। पशुओं के चारे के लिए ज्वार, मक्का, लोबिया और चरी जैसे फसलों की बुवाई का उपयुक्त समय है। कद्दू वर्गीय वर्षाकालीन सब्जियों की बुवाई मेड़ों पर करें। भिंडी, मिर्च तथा बेल वाली सब्जियों में माइट, जैसेट, हॉपर जैसे कीटों की निगरानी करते रहें। कीटों के प्रकोप पर नियंत्रण के लिए विशेषज्ञों से परामर्श करें। नए बाग के लिए अच्छे गुणवत्ता वाले पौधों का रोपण करें। अपने खेत के किसी एक हिस्से में वर्षा जल का संचयन करें। आज का अधिकतम तापमान 33.8 और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो किसान भाइयों, ये थे आज के मौसम समाचार। मौसम समाचार के अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक ले दीजिए अनुमति। नमस्कार।